देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। पूरे हफ्ते और पिछले हफ्ते आखिरी दिन भी भारतीय बाजारों ने दिखाया जोश 8,450 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग। लेकिन ये हफ्ता है बेहद अहम, जबरदस्त नतीजों का सीजन और एक्सपायरी का दिन भी होगा गुरुवार को। ऐसे में क्या होगा उतार चढ़ाव, क्या लेवल्स अहम है और क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत भाई। जी हां, 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद, वोलेटाइल सेशन के बाद हमने देखा पिछला हफ्ता स्टेबिलिटी भरा था, 2% की रैली हमने देखी। और शुक्रवार का सेशन देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। आखिरी 1 घंटे में जरूर ऊपरी स्तर से थोड़ा सा फिसला था, लेकिन देखिए 28,000 के करीब ही जाकर सेंसेक्स ने समाप्ति दी है। और हमने कोशिश जरूर करी शुक्रवार के सेशन में उस इंपॉर्टेंट लेवल 8,500 को छूने की, लेकिन 10-11 पॉइंट दूर रह गया। इंपॉर्टेंट होगा और देखना होगा कि इस हफ्ते वो हो पाता है या नहीं। लेकिन अमेरिका से क्या संकेत है, एशियाई बाजार किस तरह के संकेत आपको इस समय दे रहे हैं, चलिए इस सब पर जानकारी लेते हैं। हमारे साथ बताने के लिए जुड़ चुके हैं CNBC आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा। हाय आशीष, बताइए कुछ खास बड़े क्यूज हैं या यहां से क्यूज लेना शायद सही नहीं होगा आज? ना, क्यूज तो है लेकिन उस पर ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं था, तो असमंजसता की स्थिति थी, थोड़ा कंफ्यूजन था। अमेरिकन मार्केट ने शुरुआत करी 1/3% के आसपास ही कमजोरी, वोलेटाइल सेशन था और दिन के लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। हालांकि ध्यान रखें, अमेरिकन मार्केट्स अपने लाइफ हाइज के इर्द गिर्द ही आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। फ्राइडे को 2 चीजों में नजर थी, एक तो इन्फ्लेशन का आंकड़ा, दूसरा जेनेट येलेन की जो स्पीच थी उस पर। इन्फ्लेशन ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया, पिछले महीने 0.1% बढ़ा है, तो उम्मीदों से बेहतर परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिला। जेनेट येलेन की स्पीच में हालांकि कुछ भी नया नहीं था। उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा कि फेड इस साल मूव करेगा अगर डेटा परमिट करेगा, अर्थव्यवस्था के हालात अगर इंप्रूव होते हैं तो। उन्होंने स्पेसिफिकली ये बातें कही जिसमें बाजार को कुछ नया नजर नहीं आया, क्योंकि ये सब बातें रेटोरिक पहले भी रिपीट हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि Q1 जो दबाव देखने को मिला जीडीपी में वो ट्रांजिटरी फेज था, यानी कि नॉट परमानेंट, टेम्पररी फेज था, हालात इंप्रूव होंगे। इसलिए बाजार कंफ्यूज था उन सिग्नल्स को लेकर। यूरोपियन मार्केट्स में मिक्स्ड ट्रेंड्स थे। जर्मनी में हमने देखा दबाव के साथ कामकाज, लंदन के मार्केट हरे निशान पे जाके बंद हुए, लेकिन अक्रॉस यूरोप सिमिलर ट्रेंड्स से मिक्स रुझान के साथ कामकाज हो रहा था। और यहां पे भी 2 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी, एक तो जेनेट येलेन की स्पीच के ये मार्केट्स इंतजार कर रहे थे, दूसरा यहां देखें पोर्चुगल में यहां पे एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक सेमिनार चल रहा है, 150 सेंट्रल बैंकर्स वहां पे मिलने वाले हैं, एकेडमिशियंस, फाइनेंशियल मार्केट्स के एक्सपर्ट्स, और उस पर पोर्चुगल के डेवलपमेंट्स पर यूरोपियन मार्केट्स की पैनी नजर थी। यहां पर ECB चीफ मारियो द्रागी के स्टेटमेंट्स आए। उन्होंने कहा स्पेसिफिकली कि बीते 7 सालों में यूरोजोन के हालात इस समय सबसे बेहतर आपको नजर आएंगे। लेकिन ओवर द वीकेंड रविवार को इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आए। ग्रीस के इंटीरियर मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली कहा है कि ग्रीस जून में जो IMF को बकाया देना है, रीपेमेंट्स करने हैं, उस पर डिफॉल्ट करता हुआ नजर आएगा, तो वो एक दिक्कत की बात है। एशिया में आपको याद होगा जापान के मार्केट्स 15 साल के हाईज पे फ्राइडे को बंद हुए थे और इंच अप कर रहे हैं। एक्सपोर्ट डेटा बहुत स्ट्रांग आया है वहां पर और उसका भरपूर फायदा मिल रहा है। शंघाई के मार्केट 7 साल के हाईज पे उस पर एड ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एशिया में स्ट्रांग मोमेंटम है, लेकिन SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि हमारी एक्चुअली ओपनिंग फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही होती हुई नजर आएगी आपकी स्क्रीन पर, अनचेंज्ड। चलिए, तो SGX निफ्टी करीब घंटे भर पहले 10 अंक नीचे था, अब थोड़ा सुधरा है। हांगकांग के मार्केट्स आपको बता दूं बंद हैं। हैंगसेंग जो अभी हम दिखा रहे थे, दरअसल वहां पर कोई बदलाव नहीं है। हांगकांग के मार्केट्स और साउथ कोरिया के मार्केट्स बंद है। लेकिन अनिल, वापस चिंता ग्रीस को लेकर? हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट्स में चिंताएं हैं, लेकिन लोग ये मानकर चलते हैं कि ग्रीस का जो अगला पेमेंट ड्यू हो रहा है जून के पहले हफ्ते में, शायद उसे फिर से किसी न किसी तरह से मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए जो ज्यादा अहम संकेत है दुनिया भर के बाजारों से, वो चाइना से आते हुए दिख रहे हैं। आज फिर से आप देखिए चाइना के बाजारों में 1.5 से 2% तक की तेजी होती हुई दिख रही है। और मुझे लगता है कि जब तक चाइना के बाजार इतने मजबूत ट्रेड करते हुए रहेंगे, भारतीय बाजारों के लिए FIs के लिहाज से बड़े फ्लोस जुटाना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में हम जितने एक्सपर्ट से, ग्लोबल एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, लगातार उनका यही कहना था कि जो प्राइस परफॉर्मेंस चीन के बाजारों में आती हुई दिख रही है, वो FIs को और FIs के पैसों को वहां पर काफी अट्रैक्ट कर रही है। और ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए अब बड़ा पैसा चाइना के मुकाबले में हमारे यहाँ के बाजारों में लाने में मुश्किल आती हुई दिखेगी। और वो मुश्किल जब तक है तब तक आप बड़े फ्लोज FIs के नहीं देखेंगे। ऐसे में भारतीय बाजारों की जो एक पहले आउट परफॉर्म करने की या दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की एक सिचुएशन जो बनी हुई थी, वो अब कहीं न कहीं खोती हुई नजर आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि शुरुआत करने के लिए एशियाई बाजार जिस तरह से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी या थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से SGX निफ्टी पर उसी के तर्ज पर आती हुई दिख रही है। लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म तो देखें तो चाइना में जिस तरह की प्राइस परफॉर्मेंस, हॉट मनी जो है वो पूरी तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स का चीन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है।
ऑलराइट, लेकिन एफआईआई के डेटा देखिए अनिल, यहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी लौट कर आ रही है। कम से कम बिकवाली का फिगर एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट में नहीं दिख रहा और थोड़ी थोड़ी खरीदारी भी दिख रही है। 211 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में एफआईआई ने खरीदारी करी है। शुक्रवार को डीआईएस ने भी करीब 238 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। थोड़ा सा रिलीफ का फिगर है, यही कहना चाहिए, और बल्कि पॉजिटिव साइड पर ज्यादा। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईआई की खरीदारी का आंकड़ा कॉन्फिडेंस देने वाला है। और खास बात यह कि आप बाजार को देखिए, 150 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर बंद होता है, निफ्टी आधा % ऊपर बंद होता है, वो भी कितने फ्लोज पर। मुश्किल से आपको 200 करोड़ के फ्लोज अगर मिलते हैं तब भी आप इतनी मजबूती बना पाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि एक संकेत जो आता हुआ दिख रहा है वो ये कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बाजार में कम होता हुआ दिख रहा है, और ये अच्छा संकेत है। जनरली अगर आपको सेलिंग प्रेशर है तो ये 150-200 पॉइंट की तेजी करने के लिए आपको 500 करोड़ या इससे ज्यादा का अमाउंट एक एक तरह के इन्वेस्टर्स की तरफ से चाहिए। दूसरी बात है कि वायदा कारोबार के आंकड़ों में भी थोड़े से पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं ना। आप देखिए 328 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआई ने खरीदे। इंटरेस्टिंग बात यह कि वो इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी का आंकड़ा तब आता हुआ दिखा है जबकि बैंक निफ्टी ने नेगेटिव प्रदर्शन किया है और वहां पर पोजीशन थोड़ी सी शॉर्ट साइड पर बनती हुई दिखी, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स फ्यूचर्स में ओवरऑल खरीदारी का आंकड़ा है और एफआईआई की तरफ से निफ्टी फ्यूचर्स जो खरीदे जा रहे हैं वो एक पॉजिटिव संकेत है। आप ये कह सकते हैं कि एक्सपायरी के ठीक हफ्ते के ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को एफआईआई ने थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसमें शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ जो कैश मार्केट में और इस साथ ही इंडेक्स फ्यूचर्स में जो खरीदारी का आंकड़ा है वो पॉजिटिव साइड पर है। स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर उनकी खरीदारी धीमी पड़ती हुई दिखी, महज 10 करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन ठीक है, आप बाकी आंकड़ों को मिलाकर देखें तो इतने निराश नहीं होंगे। अब इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो दिख रहा है एफआईआई की तरफ से वो है 900 करोड़ के आसपास के इंडेक्स ऑप्शंस खरीदने का। एक इंटरेस्टिंग संकेत जो एफआईआई दे रहे हैं वो ये कि वो लगातार लोअर साइड के पुट खरीद रहे हैं। तो एक और जहां इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हो रही है, तेजी की पोजीशन बन रही है, वहीं पुट खरीदकर वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की कोशिश इस लिहाज से कर रहे हैं कि एक्सपायरी के हफ्ते में अगर एक बड़ा मूव आए, और चूंकि अब ऑप्शंस के दाम काफी कम हो चुके हैं, ऑप्शंस में जो वॉलेटिलिटी प्रीमियम थी वो काफी निकल चुकी है, टाइम वैल्यू कम हो चुकी है, तो अब ऑप्शन खरीदना एफआईआई ज्यादा ठीक समझ रहे हैं पुट ऑप्शन अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए आते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है। दोनों को अगर मिलाकर देखें, एक और आप इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदें उसके बजाय सिर्फ पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं और दूसरी ओर इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी होती दिख रही है, तो मैं कहूंगा कि आंकड़े डेफिनेटली दमदार हैं और वो इन आंकड़ों के दम पर आप ये कह सकते हैं अगर बाजार में कहीं भी कोई डाउन साइड रिस्क होती भी है तो लोअर लेवल से आपको खरीदारी का सपोर्ट फिर से एफआईआई की तरफ से आता हुआ दिखेगा। अनिल, एफएनओ में मैं एक चीज देख रहा था, 58 कंपनियां हैं जिनके नतीजे दरअसल इस हफ्ते आने वाले हैं, एक्सपायरी का हफ्ता भी है। ये बताइए, रोलओवर्स भी हम देख रहे हैं, शायद इसीलिए पिकअप नहीं हो रहे हैं, नतीजे आने के बाद वो पिकअप होते हुए नजर आए, क्योंकि हमने देखा निफ्टी का जो रोलओवर है मात्र 23% रहा है और बैंक निफ्टी में जो रोलओवर्स हैं वो अब तक 17% ही रहे हैं। मुझे लगता है ओवरऑल शायद रोलर्स आप बेहतर ही देखेंगे पिछले महीने के मुकाबले में, इसमें डाउट नहीं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-1.5 हफ्ते से मूड थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है बाजार का। आप एक्सपायरी के हफ्ते में रोलर्स पिकअप होते हुए देखेंगे तो शायद रोलर्स के आंकड़े कल के बाद से ज्यादा एक आपको क्लियर पिक्चर और डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे, लेकिन बाकी आंकड़े मिक्स हैं, कुछ पॉजिटिव साइड पर हैं, कुछ नेगेटिव साइड पर। पहले उन आंकड़ों की बात करें जो पॉजिटिव साइड पर हैं। पुट में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 8200 से शिफ्ट होकर 8300 पर आया है कल शुक्रवार के सेशन में, तो ये एक संकेत दे रहा है कि एक्सपायरी के हफ्ते में भी आपके लिए ट्रेडिंग रेंज थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही। तो जनरली जब आप तेजी करना चाहते हैं तो आप पहले ये भी देखते हैं कि मेरी डाउन साइड रिस्क क्या है, और वो डाउन साइड रिस्क अगर आपके लिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती हुई दिखे तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, और वो भी एक्सपायरी के हफ्ते में। तो एक अच्छा संकेत ये आता हुआ दिख रहा है। दूसरा अच्छा संकेत ये है कि कल के सेशन में देखिए, शुक्रवार के सेशन में देखिए, पुट में जो 8400 का लेवल है वहां पर 17 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिखे हैं, तो कम से कम आज और एक्सपायरी तक के लिए एक और बड़ा सपोर्ट आपको 8400 पर मिल रहा है, और ऐसा लगता है फिर इस लिहाज से इस आंकड़े के दम पर आप ये कह सकते हैं कि बाजार 8400 के नीचे तुरंत जाने के लिए तैयार नहीं है और वो एक दूसरा बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तीसरी बड़ी पॉजिटिव बात जो आप देखना चाहें वायदा कारोबार के आंकड़ों में वो है कि काफी लंबे समय बाद निफ्टी फ्यूचर्स में दमदार पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनी है। शुक्रवार के सेशन में 10 लाख शेयर नए जुड़े हैं, तो ये काफी अहम है, यानी कि तेजी की पोजीशंस बनाने का कॉन्फिडेंस फिर से आता हुआ दिख रहा है ट्रेडर्स में भी और बड़े इन्वेस्टर्स में भी। अब नेगेटिव क्या है? 2 नेगेटिव मुझे दिख रहे हैं। पहला तो ये कि बैंक निफ्टी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 8500 जो कि हायर साइड पर रेजिस्टेंस है, जहां पर कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, शुक्रवार हम उसके बेहद करीब पहुंचे, पार नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि एक वो बैरियर है, उस बैरियर को पार करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए। 0.5% बैंक निफ्टी कमजोर था, इस वजह से हम 8500 को पार नहीं कर पाए, तो बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस ज्यादा जरूरी है अगर आपको 8500 के पार निकलना है।
दूसरी बात, पुट कॉल रेशियो 1.11 पर है और अगर शुक्रवार के सेशन में आपने ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखिए तो उसके पीछे एक रीजन ये भी कि बाजार हल्के से ओवरबॉट की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है कमजोर ट्रेडर्स का, और उस लिहाज से बाजार आपको किसी भी वक्त थोड़ा सा करेक्शन का मौका दे सकता है। हालांकि इस पुट कॉल रेशियो के दम पर आप ये नहीं कहेंगे कि बाजार यू टर्न ले लेगा, बड़ा करेक्शन होगा, लेकिन हाँ 25 से 50 पॉइंट निफ्टी के करेक्शन के लिए किसी भी वक्त आपको तैयार रहना चाहिए। ये थोड़ा सा पोजीशन हायर साइड पर बनी हुई है। ये दो नेगेटिव्स हैं, बाकी ज्यादा चीजें पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एक्सपायरी के हफ्ते में जब आप उतार चढ़ाव की उम्मीद करते हैं, वो उतार चढ़ाव इन आंकड़ों के दम पर दिखता है क्योंकि दोनों तरफ के सिग्नल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप मिलाकर देखें तो ये संकेत पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है, कह सकते हैं आप 65-35%। बिल्कुल, और जिस तरह से बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रदर्शन शुक्रवार को नहीं दिखाया, उसका सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो एसबीआई ही है। दिन के हाई से देखिए 8% ये शेयर नीचे जाकर बंद हुआ है, 2.5% ऑन अ क्लोजिंग बेसिस इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसी नतीजे के बाद एक अच्छी रैली और उसके बाद तेज गिरावट। आज फॉलो अप बाइंग कैसी होती है या फिर यहां पर और दबाव देखने को मिलता है, इस सब पर चर्चा होगी। और चर्चा होगी नरेंद्र मोदी की सरकार के 1 साल पूरे होने पर। आज सीएनबीसी आवाज पर दिन भर हमारे साथ बड़े दिग्गज जुड़ने वाले हैं। राजनीति, इंडस्ट्री और मार्केट के तमाम बड़े चेहरे सीएनबीसी आवाज के साथ आज जुड़ेंगे। पहला सौदा में सुबह 9:30 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टील मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य और जाने माने इकोनॉमिस्ट लॉर्ड मेघनाथ देसाई। साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर से गोदरेज इंडस्ट्री के चेयरमैन अदी गोदरेज भी होंगे आज हमारे साथ। चलिए, तो आज का दिन काफी अहम है। हालांकि नतीजों के लिहाज से मिड कैप कंपनियों के ज्यादा नतीजे हैं, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डिशमैन, इक्लर्क्स जैसे, लेकिन अनिल ये हफ्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 निफ्टी की कंपनियां, 8 सेंसेक्स की कंपनियां, 58 एफएनओ की कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। ये बताइए, वॉलेटिलिटी इस हफ्ते के लिए ज्यादा एक्सपेक्ट करनी चाहिए या आपको लगता है वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन ही होगा? कल से मुझे लगता है उतार चढ़ाव कल से बढ़ता हुआ दिखेगा हेमंत। आज का सेशन शायद सबड्यूड रहे, बहुत ज्यादा आप ऊपर नीचे बाजार को होते नहीं देखें, लेकिन कल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी रहेगा और सेंसेक्स निफ्टी में भी आपको एक्शन लौटता हुआ दिखेगा। जहां तक आज के सेशन का सवाल है, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स। नेगेटिव साइड पर आप ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत आप चाइना के बाजार को छोड़ देते तो बाकी बाजार थोड़े से ठंडे से हैं। आईटीसी के रिजल्ट जो वीकेंड पर आए, शायद आईटीसी में आपको 3% के आसपास का कट आज देखने को मिले। शुरुआती कारोबार में जिस तरह की कमजोर नतीजे दिए वो थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि निफ्टी की अपसाइड को लिमिट करेंगे या फिर थोड़ा सा दबाव बना सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी प्रेशर वाला है ही है मामला, और एसबीआई के डाउनग्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा प्रेशर और रह सकता है। स्मॉल कैप शेयरों ने शुक्रवार के सेशन में परफॉर्म नहीं किया और ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखें तो ओवरऑल गिरने वाले शेयर ज्यादा था, बढ़ने वाले तो कहीं की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही। दूसरा पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पर है। ये नेगेटिव्स है, लेकिन पॉजिटिव्स काफी ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं। एफआईएस की खरीदारी, डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी, दूसरी बात है कि आपका बेस थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और तीसरी एक अच्छी बात यह कि बाजार में बुरे नतीजों के बावजूद फॉल उतना नहीं हो रहा जितना जनरली आप कमजोर बाजार में देखते हैं कि अगर एसबीआई और आईटीसी जैसे दिग्गज आपको नतीजे खराब दें, उसके बावजूद बाजार होल्ड कर पा रहा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कोई आसान बात नहीं, कम बात नहीं है। तो मजबूती वहां से आती हुई दिख रही है। दूसरी बात है, सबसे बढ़िया बात पिछले एक हफ्ते में जो बाजार पर दिख रही है वो कि बाजार के जो ऊपर जाने की स्पीड है वो बहुत ही बेहतरीन है। रुक रुक कर हर लेवल को रेस्पेक्ट करके आराम से बाजार ऊपर जाते हुए दिख रहा है। यानी कि दोनों तरफ के ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस, अपने अपने अगर ट्रेड को लेकर कन्विक्शन है तो ठीक, अदरवाइज आपके लिए बड़ा मुश्किल है ट्रेड करना। और बाजार की ये स्पीड साफ तौर पर इस बात का कंफर्ट देती है कि फिर एक्सपायरी के हफ्ते में आपके लिए डाउनसाइड रिस्क भी कम हो जाती है। तो अगर आप हफ्ते के लिहाज से व्यू ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि 8300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट पर शिफ्ट होता हुआ दिखा है। सिर्फ आज की बात करें तो मुझे लगता है 8400 के आसपास बाजार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। ज्यादा स्पेसिफिकली करें तो 8375 से 8400 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ऐसे में अगर आज शांत शुरुआत हो और उसके बाद देखें बाजार किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अगर कमजोरी की तरफ बाजार आता हुआ दिखे तो 8425 के आसपास आप खरीदारी करें, 8375 8400 की रेंज में स्टॉप लॉस रखकर। ऊपर की तरफ 8500 शायद वहां पर थोड़ा अटकता हुआ दिखे बाजार, लेकिन एक बार भी आप 8500 के पार निकलकर टिक पाए और घंटा भर वक्त बिता दिया बाजार ने उसके ऊपर, तो फिर आपको जो एग्रेसिव खरीदारी आती हुई दिखेगी वो शायद एक्सपायरी के पहले ही आपको 100 पॉइंट की तेजी निफ्टी में और आसानी से दिखा देगी। तो बेहद इंटरेस्टिंग बाजार है। अब आपका कन्विक्शन लेवल बाजार टेस्ट करेगा कि आपका कन्विक्शन तेजी की तरफ है या मंदी की तरफ। फिलहाल ऐसे संकेत नहीं है जिससे आप ये माने कि बाजार बहुत तेजी से गिर जाएगा या यू टर्न ले लेगा। तो फिलहाल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लेकिन एक्सपायरी का हफ्ता है, तो ऐसे में लेवल्स को रेस्पेक्ट कीजिए।
अहम सपोर्ट लेवल देखिए, अहम रेजिस्टेंस लेवल देखिए और उसके बाद रणनीति बनाइए और कल से बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए 8500 अगर पार होता है तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से वो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जहां पर आपके लिए अच्छे ट्रेडिंग के और कमाई के मौके हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और अब वक्त है उन स्टॉक्स पर नजर डालने का जहां पर खबरों के दम पर आज एक्शन दिखेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है और वो है फ्यूचर कंज्यूमर ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज का कंज्यूमर कारोबार खरीद लिया है। क्या है पूरी डिटेल्स, ये एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता कृतिका सक्सेना। कृतिका, बताइए पूरी खबर क्या है? जी हाँ, ये इनफैक्ट काफी ऐसा न्यूज इंडिकेट करता है कि आगे जाके वेंडर ग्रुप और फ्यूचर ग्रुप का कंज्यूमर बिजनेस मर्ज किया जाएगा। ऐसी खबर आ रही थी मार्केट से पहले, लेकिन ये कंफर्म करता है फ्यूचर ग्रुप की जो कंज्यूमर बिजनेस आर्म है फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज, उसने मेजॉरिटी स्टेक ग्रासिम की कंज्यूमर बिजनेस में एक्वायर किया है। तो फिलहाल जो है उस पर हमने नजर डाली है। ये लार्जली मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग बिजनेस और स्किन केयर, बेबी केयर एंड होम केयर बिजनेस का है। तो बेसिकली ये जो स्किन केयर, बेबी केयर एंड होम केयर है वो मेजॉरिटी ऑफ ग्रासिम का कंज्यूमर बिजनेस है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांडिंग रिक्वायर किया जाएगा। कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन अब एक बार कृतिका को वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस लिंक में कुछ प्रॉब्लम आती हुई। राइट, और इस बीच यहाँ पर हम इस खबर पर पूरी डिटेल्स में आगे नजर डालेंगे, लेकिन वक्त है टॉप 10 स्टॉक्स का और हमारे साथ हेमंत के अलावा सोनम, पूजा, वरुण और नियति जुड़ रही हैं खबरों वाले वो शेयर बताने के लिए जिनमें आज जबरदस्त एक्शन रहने वाला है। शुरुआत हमेशा की तरह वरुण आपके साथ। डेफिनेटली अनिल जी, आईटीसी का काउंटर आज आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए और बेहद ही कमजोर नतीजे इस कंपनी के नजर आ रहे हैं। लगातार 8वीं तिमाही है जहां कंपनी के सिगरेट वॉल्यूम्स में एक डिक्लाइन देखने मिला है और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि लगातार दूसरी तिमाही है जहां कंपनी के सिगरेट वॉल्यूम्स में डबल डिजिट का डिक्लाइन देखने मिला है और इसी के कारण कंपनी की जो आय है उसमें महज आधे % के आसपास की बढ़त देखने मिली, जो कि मल्टी ईयर्स लो पे है। जहां तक कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें तो फूड, नॉन सिगरेट एफएमसीजी कारोबार में प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन होटल के कारोबार में मार्जिन्स में दबाव देखने मिला है। एग्री के कारोबार में 28% की गिरावट देखने मिली और पेपर बोर्ड का कारोबार भी जो है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। इसी के कारण कंपनी की जो ओवरऑल मार्जिन है, जिसमें हम अनुमान लगा के चल रहे थे कि 1.5% के आसपास की बढ़त देखने मिलेगी, लेकिन वहां महज 15 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने मिली है और जो मुनाफा है उसमें भी महज 3.5% के आसपास की बढ़त देखने मिली है। 2360 करोड़ के आसपास ही आया है। तो काफी कमजोर नतीजे कंपनी ने डिलीवर किए। 12 से 13% के आसपास का अनुमान ब्रोकरेज हाउस लगा रहे हैं इस कंपनी के वॉल्यूम डिक्लाइन में। यहाँ क्रेडिट स्विस ने यहाँ अंडर परफॉर्मर की रेटिंग इस काउंटर पे बरकरार रखी है, लेकिन इन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है वो 320 से घटाकर 310 का कर दिया है। इनका कहना है वॉल्यूम डिक्लाइन जिस तरह से देखने मिला है वो एक बहुत बड़ा शॉकर है और आगे फर्स्ट हाफ FY16 में भी इसी तरह का वॉल्यूम डिक्लाइन देखने मिलेगा। इसके लिए एक अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि Q4 की अर्निंग जो है वो काफी डिसअपॉइंटमेंट है और खासकर जो वॉल्यूम के फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट आया है वो एक बहुत बड़ा शॉकर है। वहीं कोटक ने भी इसका टारगेट प्राइस जो है वो घटा दिया है, 370 से घटा के 360 का कर दिया है। इनका भी यही कहना है कि जो कंपनी के रिजल्ट है काफी कमजोर है, हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से इन्हें काउंटर पसंद आता है और इसलिए ऐड की रेटिंग इन्होंने इस काउंटर पे दी है। एसबीआई होगा आज आपके दूसरे काउंटर पे। आज ब्रोकरेजेस ने टारगेट प्राइसेस और जो ईपीएस अनुमान है उसका रिवीजन किया है, डाउनवर्ड रिवीजन है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस अपनी मेंटेन कर रहे हैं, जितनी भी रेटिंग्स हैं। क्रेडिट स्विस जैसे मेंटेन करा है अपना न्यूट्रल का कॉल। टारगेट प्राइस मगर घटा है, 263 से घटा के 247 तक का इन्होंने कर दिया है। ईपीएस अनुमान भी FY16-17 का इन्होंने 2 से 6% के आसपास घटा दिया है। प्रॉफिट आगे भी चल करके वीक रहने का इनको अनुमान है और कोई पॉजिटिव सरप्राइज इनको आगे देखने की उम्मीद नहीं है। जेफरीज भी अपना ईपीएस का अनुमान 14 से 16% के आसपास घटा रहा है FY16-17 के लिए। टारगेट प्राइस 390 से घटा के 360 तक का इन्होंने कर दिया है। स्थिति भी अपना मेंटेन कर रहा है बाय का कॉल, मगर टारगेट प्राइस इन्होंने 415 तक का दिया है। क्रेडिट स्विस बाय का कॉल मेंटेन कर रहा है, खरीदारी की सलाह दे रहा है, मगर टारगेट प्राइस 360 का साथ साथ लोअर कर रहे हैं अपने ईपीएस के अनुमान 5 से 7%। एसबीआई इनका अभी भी टॉप पिक में से है, मगर
की पॉजिटिव जो था वो उस एनपीए का जो गिरावट था उसको सारा का सारा नेगेट कर दिया या खत्म कर दिया रीस्ट्रक्चरिंग के जो आंकड़े हैं, तगड़े डाउनग्रेड्स आ जा रहे हैं ईपीएस के अनुमान में और टारगेट प्राइस में। नतीजे घोषित कर दिए हैं जो काफी मिले जुले दिखाई दे रहे हैं, जहां पे आय में मामूली सी 2% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मुनाफा बेहद ही मजबूत है। 50% का जंप यहाँ पे आया है। मार्जिन बेहद ही स्टेबल है, अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहे हैं। 12.6% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 11% के मुकाबले। लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि कंपनी का बैलेंस शीट इंप्रूव हो गया है। जो डेट इक्विटी रेशियो है कंपनी का वो यहाँ पे बेहतर हुआ है, 0.4 टाइम्स पर आ गया है, जबकि वो पिछले साल 1.1 टाइम्स पर था। साथ ही यहाँ पर मुनाफे की जो मदद मिली है या फिर जो अच्छा खासा जंप मुनाफे के आंकड़े पे आया है वो कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण है। ब्याज पर जो खर्च है कंपनी का वो काफी कम हो गया और इसी का फायदा कंपनी को इस बार मिला है। सिटी यूनियन बैंक के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर मिक्स्ड नंबर्स देखने को मिले हैं। एनआईआई के फ्रंट पर काफी स्लो ग्रोथ हुई है और प्रोविजंस के नंबर भी देखें तो करीब 96% की बढ़त देखने को मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 115% की बढ़त यहाँ प्रोविजंस के आंकड़े में देखने को मिली है। लेकिन मुनाफे को जो सहारा मिला है वो अदर इनकम के आंकड़े से मिला जिसमें कि 24% की बढ़त हुई है और इसके अलावा कंपनी को करीब 11 करोड़ का एक्सेप्शनल इनफ्लो भी हुआ है और जिसकी वजह से मुनाफे में 19% की बढ़त इस तिमाही देखने को मिली है। लेकिन एसेट क्वालिटी के नंबर्स की बात करें तो काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए के आंकड़े की बात करें तो 2.2% के आंकड़े के सामने इस बार कंपनी ने 1.86% का यह आंकड़ा पोस्ट किया है और एनपीएस में करीब 7% की गिरावट इस तिमाही देखने को मिली है। वही एम्फेसिस के नतीजे भी काफी मिले जुले या नजर आ रहे हैं। कंपनी का जो डिजिटल रिस्क का कारोबार है उसमें एक बेटर परफॉर्मेंस देखने मिला और इसी के चलते कंपनी के आय में करीब 1 से 1.25% के आसपास की वहां बढ़त देखने मिली है। लेकिन कंपनी का जो एचपी कारोबार है वो अब भी काफी दबाव में है। जहां तक कंपनी के मार्जिन की बात करें तो हमारा अनुमान था कि करीब आधे % के आसपास का उछाल वहां देखने मिलेगा, लेकिन आधे % के आसपास की गिरावट वहां देखने मिली है। 13% से गिर के कंपनी के जो एबिट मार्जिन है वो करीब 12.5% के आसपास आ गए। दरअसल सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ प्रोविजनिंग के बढ़ते यहाँ जो एबिटा मार्जिन है उस पर दबाव देखने मिला है। जहां तक आय की बात करें, प्रॉफिट की बात करें तो वो हमारे अनुमान से कुछ बेहतर है। हालांकि यहाँ अदर इनकम में करीब 20% का जंप है और उसी के चलते कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें एक जंप देखने मिला है। नैटको फार्मा ने बेहतरीन नतीजे घोषित किए हैं जहां पर कंपनी का मुनाफा बेहद ही मजबूत हो गया है। कंपनी ने 54 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है पिछले साल के 24 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले, मतलब 2 गुना हो चुका है मुनाफा। 127% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आय में 9% की बढ़ोतरी, मार्जिन भी बेहद ही स्ट्रांग है। 25% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 20% के मुकाबले। साथ ही यहाँ पे कंपनी की जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें काफी सारे कदम लिए गए हैं, जहां पे बोर्ड ने नैटको ऑर्गेनिक्स को अपने साथ मर्ज करने की, साथ ही एफआई लिमिट को बढ़ाकर 49% करने की और यहाँ पर क्यूआईपी या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 450 करोड़ तक की पूंजी जुटाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नजर होनी चाहिए आपकी ल्यूपिन और टाटा पावर के स्टॉक्स पर। जहां शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद यह ऐलान हुआ है कि सेंसेक्स में 22 जून से यानी अगले महीने से ये बदलाव हो रहे हैं, जिसमें ल्यूपिन शामिल होगा, टाटा पावर सेंसेक्स से बाहर हो जाएगा। तो सेंटीमेंट के लिहाज से इन दोनों ही स्टॉक्स पर असर देखने को मिलेगा। ल्यूपिन पर मामूली सा पॉजिटिव, टाटा पावर पर छोटा सा नेगेटिव। सोमने सेरामिक्स और इप्का लैब्स आपके काउंटर पे होने चाहिए। एफआई लिमिट्स यहाँ पर रेज कर दी गई है। आरबीआई ने सोमने सेरामिक्स में 40% की मंजूरी दे दी है। एफआई अब यहाँ पे 40% की निवेश कर सकते हैं। करंट होल्डिंग एफआई की इस कंपनी में 5.79% के आसपास है। इप्का लैब्स ने इसी तरह से 35% एफआई निवेश को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। करंट होल्डिंग एफआई की 20.14% है। एनबीसीसी का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर 22 मई को बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें कि बोर्ड ने 10% एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए कंपनी 900 करोड़ रुपए जुटाएगी और इस फंड का उपयोग कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स में करेगी। यहाँ आपको बता दें कि अभी इस एफपीओ को सरकार की मंजूरी मिलनी बाकी है। आईओसी और चेन्नई पेट्रो आपके काउंटर पे होना चाहिए। चेन्नई पेट्रो साउथ इंडिया की जो रिफाइनर है उसमें एक्सपैंड करते हुए नजर आएगी। आईओसी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है यहाँ पर और इस हिस्सेदारी बढ़ाने पे 1000 से 1500 करोड़ रुपए तक के निवेश करने की योजना कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आईओसी यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो फ्रेश शेयर्स के जरिए करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, ऐसा मानना है सूत्रों का। पीटीआई पे ये खबर आई थी। चेन्नई पेट्रो में फिलहाल आईओसी की 51.89% हिस्सेदारी है। वही और एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी ने एसबीआई के साथ 4000 करोड़ का एक टर्म लोन एग्रीमेंट साइन कर दिया। दरअसल ये कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो नए प्रोजेक्ट्स है उसे फाइनेंस करना चाहती है और इसी के लिए कंपनी ने ये टर्म लोन एग्रीमेंट साइन किया। इसकी मैच्योरिटी जो होगी वो 10 साल की होगी।
और आखिर में बात करते हैं नतीजों की। यहाँ नतीजों के लिहाज से आज मिड कैप कंपनीज काफी फोकस में रहेंगी। बैंकों की बात करें तो कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आज अपने नतीजे घोषित करेगी। इसके अलावा डिशमैन फार्मा, एसआर ऑयल, फ्यूचर रिटेल, हैदराबाद सीमेंट, आइनॉक्स लेजर, केआरबीएल, पारसरना डेवलपर्स और पीटीसी इंडिया जैसी तमाम कंपनीज आज अपने नतीजे घोषित करेंगी, जिन पर की हमारी नजर रहेगी। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आज एक्शन रहने वाला है बाजार में, और किस तरह से आप करें ट्रेड तेजी और मंदी की तरफ बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मानस जायसवाल, अमरीश बलिगा और साथ ही दीपेश मेहता भी। चलिए आज की रणनीति बनाने की शुरुआत करते हैं तकनीकी राय के साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल। मानस बताइए, क्या चार्ट्स पर जिस तरह से 8,450 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है हफ्ते की, शुक्रवार को अच्छी कही जा सकती है, अब क्या लेवल्स आप निफ्टी पर देख रहे हैं? और अगर एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर आज हम एकदम शांत शुरुआत करें तो क्या वहीं पर निफ्टी खरीद लेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, पहले भी मैंने ये चीज मेंशन की है कि मेरे लिए 8450 इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है 8470 to 8480, क्योंकि ये रेंज में ही वीकली चार्ट पे नेकलाइन आती है, जो कि इसने पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, उसका नेकलाइन आता है, तो उसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। अगर नेकलाइन के ऊपर क्लोज होगा तो उसका मीनिंग हो गया कि जो पैटर्न, बेरिश पैटर्न वीकली चार्ट में बना था वो फेल हो गया है, और हमें शायद आने वाले टाइम में एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। बट जो लास्ट सेशन था, फ्राइडे का सेशन था, उसमें इंटरडे सेशन में तो जरूर उसे नेकलाइन को टेस्ट किया, बट उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है, और जो व्यू हम लेके चल रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है तो आने वाला टाइम बेरिश होगा मार्केट के लिए, तो वो मेंटेन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर फ्लैट शुरुआत होती है तो बिल्कुल एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे जिसके स्टॉप लॉसेस 8500 के ऊपर होंगे, और मैं समझता हूँ कि सेलिंग प्रेशर बढ़ा तो शायद जो गिरावट होगी काफी शार्प होगी, और निफ्टी कहीं ना कहीं 8350 और 8340 की रेंज में आ सकता है। ऑलराइट, तो नीचे के जो सपोर्ट हैं वो तोड़ सकता है। मानस, आप ये कह रहे हैं, ये बताइए तो फिर बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है क्या? वहां पर भी आप शॉर्ट करेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी के पैटर्न्स अगर पिछले 2-3 दिनों को कंपेयर करिए तो डेफिनेटली ज्यादा वीक दिखते हैं, और इसमें भी जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था कि 18,600 18,700 के लिए स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज होना जरूरी है। और पिछले 2 दिनों में देखिए तो वो हो नहीं पाया है। ये जरूर है कि पिछले सेशन में उसने टेस्ट जरूर किया 18,600 के स्तर, बट उसके ऊपर क्लोज होना मुमकिन नहीं हो पाया, और प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी देखी गई है बैंक निफ्टी में लास्ट सेशन में। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वीकनेस अगर बढ़ेगी तो इसकी तरफ से आने के चांसेस ज्यादा हैं कि बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल निफ्टी भी वहां पर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें तो मैं समझता हूँ कि 18,400 के नीचे बैंक निफ्टी अगर जाता है इंटरडे सेशन में तो बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। 18,520 का स्टॉप लॉस रखे और 18,100 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये राय आती हुई बैंक निफ्टी पर इस वक्त मानस की तरफ से। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए बाजार की इस वक्त की हेडलाइंस, और साथ ही वो बड़े सवाल जिनके जवाब आपके लिए आज के सेशन में जानना बेहद जरूरी होगा। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विदेशी बाजारों से सुस्ती के संकेत, अमेरिकी बाजार 0.25% फिसले, और एशियाई बाजारों में मजबूती के साथ कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन फ्लैट कारोबार करता हुआ। हांगकांग और साउथ कोरिया के बाजार आज बंद। सिगरेट कारोबार में सुस्ती से आईटीसी के तिमाही नतीजों से निराशा। क्रेडिट स्विस और कोटक जैसे दिग्गज ब्रोकरेजेस ने घटाया टारगेट। और सेंसेक्स से टाटा पावर होगी बाहर, लुपिन को किया जाएगा शामिल। बदलाव लागू होंगे 22 जून से। Let me tell the telecom company, India is a big country to do good business, but for that you must ensure good connectivity. कॉल ड्रॉपर सरकार की सख्ती, टेलीकॉम मंत्री ने कंपनियों को दी चेतावनी। कंपनियों से कनेक्टिविटी और डेटा सर्विसेज सुधारने के लिए कहा। 1 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री होंगे जनता के बीच। मथुरा में मोदी की महारैली, 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद।
और मुंबई इंडियंस ने एक तरफा मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 41 रनों से जीता आईपीएल सीजन 8 का खिताब। कप्तान रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। और बाजार के लिए वो अहम और बड़े सवाल जिन पर नजर होनी चाहिए हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर्स की, चलते हैं हेमंत के पास। हेमंत, बताइए कौन से हैं वो सवाल? देखिए, सबसे बड़ा सवाल और बुल्स जिसको देखना चाहते हैं, जिस आंकड़े को और उसके पार जाना चाहते हैं, वो 8,500 का है। और पिछले हफ्ते शुक्रवार को हमने कोशिश की थी उसके करीब जाने के लिए। देखना होगा कि आज और इस हफ्ते इसके ऊपर जा पाते हैं नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी। काफी वॉलेटाइल हो सकता है ये हफ्ता, क्योंकि 58 एफएनओ के शेयरों की जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं इस हफ्ते। और ये हफ्ता नतीजों के लिहाज से आखिरी हफ्ता है। जी हाँ, 11 निफ्टी की कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो देखना होगा कि ये नतीजे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी पर भी ये दरअसल असर डालते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आईटीसी, ये एक बड़ा स्टॉक है जिसके ऊपर आज सबकी नजर है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के ठीक बाद इसके नतीजे आए थे। माना जा रहा था कि बाजार जब चल रहा होगा तभी नंबर्स आएंगे। काफी सारे ट्रेडर्स ने पोजीशंस हल्की भी की थी। आधे % की बढ़त के साथ ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी। लेकिन देखिए, जिस तरह से कमजोर नतीजे आए हैं, ये स्टॉक आज शर्तिया दबाव में खुलेगा। काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने इसके ऊपर अपने लक्ष्य को भी घटाया है। तो ये वो स्टॉक है जो हैवीवेट भी है और इसके नतीजे आज कम से कम सेंसेक्स निफ्टी पर दबाव जरूर डाल सकते हैं। इसके अलावा अब आगे की ट्रिगर्स के ऊपर बुल्स की नजर है। खास तौर पर मॉनसून की चाल कैसी रह सकती है, इस हफ्ते के अंत तक मॉनसून की स्थिति कैसी रहती है, किस तरह से वो प्रदर्शन दिखाता है, और अगले हफ्ते होने वाली आरबीआई की बैठक और उसके बाद एफओएमसी की बैठक। तो ये वो बड़े ट्रिगर्स हैं जो बाजार को आगे का मूव दिखाने का काम कर सकते हैं। ये हैं वो बड़े 5 सवाल मोटा मोटी जहां पर बाजार के दिग्गजों की नजर है। बिल्कुल, और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा दमदार पैनल है। मानस जायसवाल तो हमारे साथ है ही, फंडामेंटल राय देने के लिए अमरीश बलिगा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वायदा कारोबार की रणनीति के लिए मोतीलाल ओसवाल के दीपेश मेहता भी अब हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। दीपेश, बताएं, एक्सपायरी का हफ्ता है, क्या लेवल्स आप अहम देख रहे हैं निफ्टी पर, और क्या कुछ अंदाजा लग रहा है निफ्टी की एक्सपायरी किस लेवल पर, किस रेंज में हो सकती है? और अगर आज से शुरुआत हो बाजार की, जैसा कि एचडीएक्स निफ्टी से संकेत मिल रहे हैं, तो फिर क्या ट्रेड लेंगे आप निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अगर आप क्लियरली देखें तो लास्ट वीक तो काफी लॉन्ग्स बने मार्केट के अंदर, बट सिंस थोड़ा सेंटिमेंट मुझे लग रहा है कि सिंस बाजार खुलते हुए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, तो नीचे में एक 8300 का एक स्ट्रांग हर्डल माना जा सकता है मार्केट के लिए एक्सपायरी के लिहाज से। सो नीचे में एक 8300 का एक लेवल मान के चलिए, और ऊपर में 8500 जब तक नहीं टूटते, ये दोनों लेवल जब तक नहीं टूटते एक ट्रेंड की उम्मीद मत कीजिएगा। अनटिल अनलेस अगर आप एक्सपायरी प्ले करिए, तो मुझे समवेयर लग रहा है कि ये दोनों लेवल के बीच में ही कहाँ एक्सपायरी आएगी। अगर 8500 ऊपर में टूटता है तो हो सकता है कि बहुत शार्पली एक शॉर्ट कवरिंग आए और ऊपर में 86, 87 बहुत शार्पली आ सकता है। बट अंटिल अनलेस द 8500 विच इज द हाईएस्ट कंजेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तभी तक तेजी करने की सलाह नहीं दूंगा। नीचे में 8300 का एक लेवल है जहां एक शॉर्ट टर्म तेजी कर सकते हैं, ऊपर में 8450, 8500 ट्रेड करने के लिए। तो 8500 के पार निकलने के बाद होगी दमदार एक्शन तेजी की तरफ, और 100 से 200 पॉइंट तक की तेजी फिर आपको एक्सपायरी तक मिल सकती है। ये राय आती हुई यहाँ पर वायदा कारोबार के लिहाज से। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि एसबीआई के जो नतीजे आए हैं उसके बाद किस तरह के डाउनग्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं कमजोर नतीजों पर, आगे का आउटलुक कैसा है। बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से हम बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। और देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के नतीजे निराशाजनक रहे हैं। बैंक का मुनाफा जरूर 23% और एनआईआई 14% बढ़ी है, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग के आंकड़ों के बाद शेयर में जबरदस्त गिरावट हुई। एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। वैसे आपके एनपीएस वगैरह में रिकवरी ठीक देखने को मिल रही है, ये बताएं ये रिकवरी कहां से आती हुई दिखी है, और आगे के लिए एसेट क्वालिटी को लेकर आपका क्या गाइडेंस है? रिकवरी के बारे में हम लोग बहुत सारे प्रयास किए हैं। हालांकि हम लोग एआरसी सेल्स किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ बैंक के तरफ से बहुत सारे और प्रयास हम लोग किए हैं, जैसे कि ओटीएस हो, कॉम्प्रोमाइज केस हो, फॉलो अप हो। ये छोटे छोटे अकाउंट्स में भी हमारे सारे जो कर्मचारियां हैं
वो जाके कांटेक्ट किए हैं, उनसे बातें किए हैं, उनसे रिकवरी करने की प्रयास किए हैं। आपको ये भी पता है कि लास्ट क्वार्टर एंड में हम लोग एक बड़ा मेगा ऑक्शन भी किए थे। इस क्वार्टर के एंड में जून 12 तारीख में भी हम लोग एक मेगा ऑक्शन करने वाले हैं। उसके पहले फ्रॉम नेक्स्ट मंडे यानी कि 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक हम लोग एक ऋण समाधान सप्ताह भी चालू करने वाले हैं, जहां पे जो लोग पैसा चुका नहीं पाए हैं, लेकिन जिन लोग विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, जिनका लोन उन लोग चुका नहीं पाए हैं क्योंकि कोई जेन्युइन डिफिकल्टीज हो, ऐसे लोगों को भी हम लोग हेल्प करने की प्रयास करेंगे। और उसी के तौर पे हमारे बहुत सारे रिकवरी एफर्ट्स चालू है। तो ये सारे लास्ट ईयर भी चालू किए थे हम लोग। उसका जो नतीजा है वो हाफ ईयर एंड से हम लोग को देखने को मिला है। इस साल सारा साल ये सब चालू रहेगा और हम लोग की प्रयास रहेगी कि इस साल हम लोग जितना देखे हैं उससे ज्यादा रिकवरी करके हम लोग दिखाएं। नती जी, नए नियमों के मुताबिक रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स को भी दरअसल एनपीए ट्रीट किया जाएगा। ये बताइए, अब आगे के क्वार्टर्स को चलते इस नियम का क्या इम्पैक्ट आपकी बुक्स पर दिखेगा? देखिए, आने वाले क्वार्टर्स में कुछ न कुछ तो इम्पैक्ट इसका रहेगा, लेकिन कितना होगा इसको थोड़ा 2-1 क्वार्टर देखने की बाद ही हम लोग बता पाएंगे। बट सही बात है कि अभी से रिस्ट्रक्चर्ड होगा तो वो एनपीए में सीधा जाएगा, तो इसलिए एनपीए नंबर पे थोड़ा बहुत तो असर आएगा इसका। मैम, लेकिन अब आपसे राय लेना चाहता हूं, चूंकि मोदी सरकार का 1 साल का पूरा होता दिख रहा है, तो ये बताएं कि आप कैसे देख रही हैं ये पहले साल को, उनके कार्यकाल से आपकी कितनी उम्मीदें थी जो पूरी हुई और कौन सी और ऐसी उम्मीदें हैं जो आपकी पूरी होना बाकी है? देखिए, सरकार बहुत सारी कदम उठाए हैं। A lot of actions have been initiated. Some of the actions have not maybe finished, but I think we need to give reasonable time. कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जिसको हम फेरेंगे और सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, ये तो नहीं होने वाला है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि सस्टेनेबल तरीके से ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो तो टाइम देना उचित है। एंड आई थिंक देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ consultations are even now continuing, actions have started. We have to give it time for it to achieve completion, and then definitely we will see things happening. राइट, ये भी बताइए कि आपको लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर ठोस कदम इस सरकार ने उठाए हैं और जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं इसमें किसी तरह की प्रोग्रेस आपको दरअसल दिख रही है एज अ बैंकर? देखिए, प्रोग्रेस जो है, अ लॉट ऑफ एक्शन हैज स्टार्टेड, बट इट इज नॉट एज इजी एज इट इज मेड आउट टू बी। बहुत सारे प्रोविजंस है, उसके लीगल इम्प्लीकेशंस है। तो अगर हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं और सस्टेनेबल तरीके से चेंज करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों से बातें करना पड़ता है, मशवरा करना पड़ता है। It has to go to various committees, it has to go to the cabinet, it has to go to the parliament. So, these things take time. It is not something that can happen overnight, and not if you want it to stand the scrutiny of time. So to that extent, I think the efforts are all on, and we will definitely see certain things happening. The focus is there, the efforts are there, the intent is fully there, and therefore we need to keep faith and be patient. शुक्रिया मैम भट्टाचार्य, आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज अपने नतीजों पर और मोदी सरकार के पहले साल के कामकाज पर अपनी राय विस्तार से हमें देने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस होगा हमारा आईटीसी पर। नतीजे बाजार की उम्मीदों से कमजोर रहे, शुक्रवार देर शाम बाजार बंद होने के बाद आए हैं। स्टॉक पर क्या रिएक्शन रहेगा, कितना कमजोर होगा, इन सब पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मानस जायसवाल, अमरीश बलिगा और दीपेश मेहता। अमरीश, शुरुआत आपके साथ की जाए और वो आईटीसी के नतीजों से फिर से निराश किया है आईटीसी ने। सिगरेट कारोबार को लेकर दिक्कतें तो पहले से पता था कि है, लेकिन जिस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ लगातार घटती दिख रही है, क्या करना चाहिए? क्या स्टॉक पर अब एक नेगेटिव रिएक्शन आना तय है, खरीदारी का मौका है, या फिर अब स्टॉक को सिगरेट बिजनेस के बेसिस पे वैल्यू करना ही बंद कर दिया जाए?
नहीं, सिगरेट पे बेसिस पे वैल्यू करना तो श्योरली कम करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली 8 to 10 years सिगरेट्स विल बिकम अ वेरी स्मॉल मिनिस्क्यूल पोर्शन ऑफ आईटीसीज ओवरऑल टर्नओवर। पर जो निराश कर रही है इवन द सॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ विच वी हैव सीन इन एफएमसीजी एंड द अदर सेगमेंट्स इंक्लूडिंग होटल्स एंड एग्री, आई थिंक दैट इज मोर डिसअपॉइंटिंग दैन सिगरेट्स, क्योंकि सिगरेट्स का तो एक्सपेक्टेड था। पर मुझे लगता है कि सिंस द स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म्ड, इफ यू सी द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, आई मीन द होल ऑफ लास्ट 1 year, it has underperformed. Or recently, if you are seeing the last 4-5 months, we have seen it coming down from 390-400 levels to levels of about 325-327. तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से शायद बहुत ज्यादा डाउनसाइड होगा. Surely there will be a negative reaction, but I think 315 is a very good support for ITC. यदि ये तोड़ता है, then we could see levels of about 290-300. पर मैं बोलूँगा this is a buying opportunity at lower levels, because I mean sooner or later we'll see the rest of the pack other than cigarettes clearly I mean showing an uptick over the next possibly 1.5 years. So I think at levels of about 290-300 there will be hardly any downside risk. अमरीश, और SBI पर क्या राय है आपकी? क्योंकि जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी अगर आप रिपोर्ट्स को पढ़ें तो खासतौर पर क्रेडिट स्विस की, तो उन्होंने अपना लक्ष्य घटाया है 263 से घटाकर 247 किया है। हालांकि न्यूट्रल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है। CLSA की अगर आप रिपोर्ट देखें तो पाई की रेटिंग है 360 का लक्ष्य है, लेकिन उन्होंने भी देखिए अर्निंग एस्टिमेट्स को 5 से 7% घटा दिया है। कैसे खुल सकता है आज ये स्टॉक? हमने देखा था शुक्रवार को सबसे ज्यादा वॉलेटाइल एक स्टॉक इंडेक्स में अगर कोई हुआ था तो SBI का हुआ था। दिन के दौरान 5% ऊपर नतीजे आने के बाद और क्लोजिंग बेसिस पर 2.5% नीचे। आज कैसे ट्रेड कर सकता है ये शेयर? नंबर्स यदि देखें तो नंबर्स ओवरऑल देखने को अच्छे लगे, पर इफ यू डिग अ बिट डीपर इनटू इट क्लियरली यू कैन सी द डेविल in the numbers. तो उसके लिए हमने देखा था कि थोड़ा बहुत रिएक्शन आ गया. I think we will see a further reaction because I don't think these numbers will really go down well with the fundamental analysts, and clearly जो downgrades आए हैं clearly show that. तो मुझे लगता है कि because of this, both SBI and ITC, we will clearly see pressure on the index because both of them together, I mean, work out to about 8.5-9% in terms of weightage of the index. और मानस, जो चूंकि आप निफ्टी पर कमजोरी की बात कर रहे थे, आपका ये मानना 8500 के पार जाने में मुश्किल होगी, तो क्या ये दो स्टॉक होंगे जो कमजोरी को लीड करेंगे? कितना गिर सकता है ITC का स्टॉक और SBI में, और कितनी कमजोरी बाकी है? देखिए, पहले ITC की बात करेंगे. पिछले दिनों ही आई थिंक कुछ समय पहले हमने देखा था कि एक बाउंस बैक देखने को मिला था, बट 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ब्रीच नहीं कर पाया था. फिर हमने गिरावट देखी, बट 315 के आसपास सपोर्ट लिया. ये 2 बार ऐसा हुआ है पिछले 2 महीने में कि स्टॉक ने 315 के आसपास सपोर्ट लिया है, बट पैटर्न इतना वीक है. अगर आप क्वार्टरली चार्ट देखिए, वहां पर आपको पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी. वहां पर इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है लास्ट क्वार्टर में, जो इंडिकेट कर रहा है कि पूरी रैली जो हमने आई थिंक 2008 से हमने 67 के प्राइस से रैली देखी थी, इस पूरी रैली को स्टॉक करेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं 280 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे. तो बेयरिश टोन तो बिल्कुल है और वहां तक स्टॉक बिल्कुल आ सकता है 280 तक. 315 जरूर एक सपोर्ट है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद कंफर्टेबली ये स्टॉक ये सपोर्ट बेस और ब्रीच करेगा, इसके नीचे जरूर जाएगा और 280 तक जा सकता है. जहां तक बात SBI की है, देखिए अगर आप पैटर्न देखिए तो SBI और बैंक निफ्टी का काफी कुछ सेम पैटर्न दिखते हैं. और लास्ट सेशन में जब स्टॉक ने 295 और 300 के लेवल्स ब्रीच किए थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद हमें फिर से रैली देखने को मिलेगी, 330 तक के स्तर फिर से देखने को मिलेंगे. बट वहां पर सस्टेन होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है, जो कि वो वहां पर वो फेल हो गया, वो नहीं कर पाया. और इतने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गिरा है कि एक क्लियर नेगेटिव पैटर्न दिखता है SBI पे. और मैं समझता हूं कि वापस हमें 265-270 के लेवल्स SBI में जल्दी ही देखने को मिलेंगे. तो कॉशियस रहना चाहिए स्टॉक में. कोई बाउंस बैक आए जहां स्टॉक 290 और 295 के लेवल्स टच करे तो वहां पर निकलने की कोशिश करें, ऐड ना करें स्टॉक को. मानस, टाटा पावर और ल्यूपिन के चार्ट्स भी देखकर बताइए, ये आपको कैसे लगते हैं? शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद ये अनाउंसमेंट आया कि 22 जून से टाटा पावर बाहर हो रहा है सेंसेक्स से और ल्यूपिन को शामिल किया जाएगा. क्या कोई ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटीज हैं इन दोनों में? देखिए, टाटा पावर तो क्लियरली बेयरिश मोड में है और लोअर टॉप लोअर बॉटम्स करीब करीब 150 से देखे जा रहे हैं. 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है. हर बार बाउंस बैक आता है तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस जरूर मिलता है, तो वो तो बिल्कुल एक नेगेटिव व्यू बनता है यहाँ पर. और मैं समझता हूँ कि शायद 70 रुपए के स्तर जल्दी ही देखने को मिलेंगे. शायद 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में हमें टाटा पावर में 70 रुपए के स्तर देखने को मिलेंगे. बट 70-65 ये एक रेंज है जहां पर लॉन्ग टर्म चार्ट पे सपोर्ट है. अगर ये ब्रीच होंगे तो बहुत निगेटिव संकेत आएंगे स्टॉक में, जहां पर स्टॉक
करीब 50 रुपीज तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो कॉशियस बिल्कुल रहना चाहिए टाटा पावर में, कोई बहुत बड़ी तेजी के लिए प्ले ना करें। बट जब लुपिन की हम बात करते हैं तो लुपिन के चार्ट बेहतर लगते हैं, और दूसरी तरफ देखिए तो जब मार्केट क्रैक होगा तो फार्मा को डिफेंसिव की तरह जरूर देखा जाएगा। तो लुपिन में हो सकता है कि हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले, बट हायर लेवल्स पे फिर वहां पर करीब 2000 के आसपास, 2100 के आसपास बहुत रेजिस्टेंस दिखता है लुपिन पे। बट यहां से अगर आप देखें तो 1700 से अगर 2000 भी ज्यादा तो डिसेंट अप मूव देखने को मिलेंगे उस केस में। तो ट्रेडिंग करनी है तो बिल्कुल आप लुपिन में कर सकते हैं, बट अपना स्टॉप लॉस 1650 के नीचे जरूर लगाएं। ओके, यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से लुपिन में खरीदारी का एक मौका बन सकता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे आपको भारतीय बाजारों की कैसी होगी शुरुआत, रुपए की ओपनिंग पर होगी नजर, और साथ ही पहला सौदा भी छोटे से ब्रेक के बाद।